नमस्कार भाई लोगों, राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपने अध्ययन का आज हम नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब तक हम राजस्थान की ज्योग्राफी में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। एक तो राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा राजस्थान के भौगोलिक उपनाम और तीसरा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी में चौथा टॉपिक शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान का रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, या आप इसे कह सकते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, या और भी दूसरे नाम से पुकारो इसे तो दोस्तों इसे राजस्थान की नदियां कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान की नदियां। राजस्थान में दोस्तों ये राजस्थान की ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान ज्योग्राफी, ध्यान रखना। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम राजस्थान का रिवर सिस्टम या अपवाह तंत्र या नदियां। दोस्तों नदियां, रिवर सिस्टम, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। सबसे पहले तो हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, या उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अपवाह तंत्र से पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है उद्गम स्थल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नदी का उद्गम स्थल बताइए। चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछ लेगा, जैसे चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। आपसे बनास नदी का उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में है। ऐसे दोस्तों किसी भी नदी का उद्गम स्थल पूछा जा सकता है। राजस्थान में दोस्तों अनेक नदियां बहती हैं, तो प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए। यदि किसी को पता नहीं है, किसी बंधु को यह भी ज्ञात नहीं है कि उद्गम स्थल क्या होता है, तो बता दूं आपको, वह स्थान जहां से नदी बहना प्रारंभ करती है, या वह स्थान जहां से नदी निकलती है, उस स्थान को नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है नदी का संगम स्थल। नदी का संगम स्थल, या इसे मुहाना भी कह सकते हैं अपन। देखिए संगम स्थल या मुहाना क्या होता है? जिस स्थान पे जाके दोस्तों नदी समाप्त हो जाती है उसे नदी का संगम कहा जाता है, या नदी का मुहाना कहा जाता है। संगम या मुहाना दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सागर में जाके मिल जाए, किसी खाड़ी में जाके गिर जाए, या कच्छ के रण में जाके मिल जाए, या दूसरी बड़ी नदी में जाके नदी मिल जाए। आ रही है बात समझ में? या फिर किसी रेगिस्तानी भाग में जाके नदी विलुप्त हो जाए, या मैदानों में समा जाए नदी, तो वो सभी नदियों के दोस्तों मुहाने हो जाएंगे, या नदियों के संगम स्थल हो जाएंगे। संगम स्थल का एक और अर्थ निकलता है दोस्तों, दो नदियों के मिलन स्थल को संगम स्थल भी कहा जाता है। तो दोस्तों उनमें से एक नदी का मुहाना वहां जरूर बनता है। एक नदी दूसरी नदी में जाके गिरती है तो एक नदी का अंतिम पॉइंट जरूर बन जाता है। तो ध्यान रखें, संगम या मुहाना वह स्थान होता है जहां नदी दोस्तों समाप्त हो जाती है। जिस स्थान से नदी निकलती है उद्गम स्थल, जिस स्थान पे जाके नदी समाप्त हो जाती है संगम स्थल या मुहाना स्थल। नदी के बारे में तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नदी की लंबाई। आपसे पूछ लेगा फलानी नदी की लंबाई क्या है, या उस नदी की लंबाई क्या है। जैसे चंबल नदी की लंबाई पूछ ले, माही नदी की लंबाई पूछ ले, बनास नदी की लंबाई पूछ ले, लूणी नदी की लंबाई पूछ ले। किसी भी नदी की लंबाई पूछी जा सकती है दोस्तों। अब तक राजस्थान के जीके में यदि नदियों की लंबाई के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा साबरमती नदी और चंबल नदी की लंबाई पूछी गई है। ठीक है दोस्तों। एक माही नदी का भी ध्यान रखना, आरपीएससी की फेवरेट नदी रही है माही नदी। यदि आरपीएससी ने कोई भी एलडीसी की एग्जाम ली है, टीचर की एग्जाम ली है, और उसमें दोस्तों यदि उसने किसी नदी की लंबाई के बारे में पूछा है ना,
तो सबसे ज्यादा माही नदी के बारे में पूछा गया है, तो माही नदी का स्पेशली ध्यान रखना आप। नदी के बारे में दोस्तों चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है बांध के बारे में। बांध कि नदी के ऊपर जो आड़ी दीवार बनाई जाती है, जैसे नदी बह रही है अपने मार्ग में, उसके ऊपर जो अवरोधक रूप में आड़ी दीवार बना दी जाती है ना, उसी को दोस्तों बांध कहा जाता है। बांध या डैम भी कह सकते हैं आप इसको, बांध। जैसे राणा प्रताप सागर बांध पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपसे बाकली बांध पूछ लेगा, हेमावास बांध पूछ लेगा, बीसलपुर बांध के बारे में पूछ लेगा। यानी राजस्थान में अनेक नदियां बहती है, तो प्रत्येक नदी पर कई बांध बने होते हैं दोस्तों। तो जितने भी जो महत्वपूर्ण बांध है उन सभी का आपको ध्यान रखना है, उन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो नदी पर बनाए गए बांधों के बारे में भी विशेष रूप से ध्यान रखें। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप नदी के ऊपर क्या ध्यान रखोगे? नदी के ऊपर ध्यान रखोगे यदि कोई शहर स्थित है, तो नदी के किनारे कोई नगर स्थित है या शहर स्थित है। जैसे पूछ रहा हूं मैं आपसे अपने राजस्थान के बारे में, आप बता दीजिए मुझे कि राजस्थान का कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर होगा चंबल नदी पर। जो कोटा शहर है दोस्तों चंबल नदी पर बसा हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों नदियों पर बसे हुए शहरों के बारे में भी कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं या महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये इतने मैटर दोस्तों आप ध्यान रखना। नदी का उद्गम स्थल, नदी का संगम स्थल, नदी की लंबाई का क्वेश्चन, नदी पर बनाए गए बांधों की जानकारी, नदियों के किनारे स्थित शहरों की जानकारी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। सहायक नदियों के बारे में भी दोस्तों जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक नदियां क्या होती है? एक मुख्य नदी में अनेक नदियां जल लाकर डालती है धाराओं के रूप में। तो जो अनेक नदियां होती है ना, जो मुख्य नदी में आके गिरती है, उन अनेक नदियों को उस मुख्य नदी की सहायक नदियां कहा जाता है। आगे बात समझ में? कई बार दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी भी एक सहायक नदी का नाम दे देगा आपसे और पूछ लेगा कि यह नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, या फिर ऐसे दे देगा दोस्तों एक मुख्य नदी का नाम दे देगा। जैसे चंबल नदी का नाम दे दिया उसने, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है। उनमें से 4 ऑप्शनों में एक तो चंबल की सहायक नदी होगी और 3 अलग नदियां होगी। या दोस्तों इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो उस 4 ऑप्शनों में से 3 तो चंबल की सहायक नदी होगी और एक चंबल की सहायक नदी नहीं होगी। तो सहायक नदियों के बारे में जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान का रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम, या राजस्थान का अपवाह तंत्र, या राजस्थान की नदियां। सबसे पहले राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले दोस्तों आप समझे इसको। देखो राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है भाई। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है भाई। 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान के अपवाह तंत्र को। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? जिन 3 भागों में बांटा गया है उनकी यहां संक्षिप्त चर्चा देके छोटी जानकारी बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, जिसके बारे में आप सब परिचित है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है दक्षिणी भारत। इसे दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? इसकी आकृति तो लगभग त्रिभुजाकार है। जैसे मान लीजिए यदि इसको किसी डायग्राम में बंद करूं ना मैं, तो त्रिकोणाकार आकृति बन जाएगी या त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी। तो ये तो दक्षिण भारत का संरचना के आधार पर आकार हो गया। लेकिन दोस्तों यदि बनावट के आधार पर देखें, स्थल रूप के बनावट के आधार पर देखें, तो ये जो स्थल भाग है दक्षिणी भारत का, साउथ इंडिया का, इसके एक तरफ तो है दोस्तों अरब सागर। एक तरफ तो कौन सा सागर है भाई? अरब सागर। और इसके दाईं ओर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। और जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर। तो ऐसा स्थल भाग जिसके 3 तरफ जल हो, बाईं तरफ, दाईं तरफ और दक्षिण की तरफ, ऐसा स्थलीय भाग या ऐसा जमीन का भाग जिसके 3 तरफ जल हो, उसे दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों खाड़ी, यानी ऐसा जलीय भाग जिसके 3 तरफ स्थल हो उसे तो कह देंगे खाड़ी, और ऐसा स्थल भाग जिसके 3 तरफ जल हो उसे कह देंगे प्रायद्वीप। देखिए उदाहरण के लिए बताऊं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये प्रायद्वीप हो गया, 3 तरफ जल है। अब बंगाल की खाड़ी देखिए, बंगाल खाड़ी में दोस्तों यहां जल भरा हुआ है,
क्या भरा हुआ है भाई? जल। इसकी एक सीमा तो पश्चिम में भारत से लगती है, उत्तर में दोस्तों बांग्लादेश से लगती है और पूर्व में म्यांमार से लगती है। तो ऐसा जल जिसके तीन तरफ जमीन हो या तीन तरफ स्थल हो उसे अपन खाड़ी कर देंगे। समझ में आ गया ना इतना कंसेप्ट? ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आ गया तो अब यहां देखिए राजस्थान को कौन से तीन अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। जिन तीन अपवाह तंत्रों में बांटा गया है उनमें से दोस्तों एक का नाम तो है अरब सागर का अपवाह तंत्र। यहां स्थित है दोस्तों अपना राजस्थान राज्य। जिसे छोटा सा बना के दिखा देता हूं मैं आपको, हालांकि बड़ा बना के और दिखा दूंगा, लेकिन भारत के नक्शे के संदर्भ में समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ध्यान रखना, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, बता दीजिए। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी जो ऊपर वाली दिशा तो हो गई उत्तर, इधर वाली दिशा हो गई पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसलिए राजस्थान को उत्तर पश्चिम दिशा में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए राजस्थान में दोस्तों यहां से कुछ नदियां निकलती है, कुछ नदियां तो आके यहां अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है भाई? अरब सागर में। और कुछ नदियां दोस्तों इधर दाईं ओर बहती है, दाईं ओर बहती, जैसे राजस्थान से बाहर निकल गई, फिर जैसे भारत में गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी में जाके मिल गई और गंगा नदी का जल दोस्तों बंगाली खाड़ी में चला जाता है। कहां चला जाता है? बंगाली खाड़ी का। तो राजस्थान की कुछ नदियों का जल तो बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है, कुछ नदियों का जल दोस्तों अरब सागर में पहुंच जाता है। तो दो अपवाह तंत्र तो यही हो गए राजस्थान के। पहला अपवाह तंत्र तो गया अरब सागर का अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा हो गया भाई लोगों? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यानी राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती हैं, उन्हें तो कौन से अपवाह तंत्र में शामिल करेंगे? अरब सागर के अपवाह तंत्र में। और राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं, उन नदियों को अपन कौन से अपवाह तंत्र में शामिल करेंगे भाई? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में। दो अपवाह तंत्र तो हो गए, लेकिन राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, तीसरा भाग कौन सा है? ऐसी नदियां दोस्तों जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, या बाहर अन्य किसी भी स्थान से निकल के आती है लेकिन राजस्थान के मैदानों में आके समाप्त हो जाती है, या राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में आके समाप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियों को कहा जाता है दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां, बताइए आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी होती है? ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी तक ले जा पाए और ना ही अरब सागर तक ले जा पाए और राज्य के आंतरिक भागों में ही समाप्त हो जाए या आंतरिक भागों में ही विलुप्त हो जाए, ऐसी नदियों को आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। ध्यान रखना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां राजस्थान राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? राजस्थान राज्य में है सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। आगे देखें तो ये तीसरा अपवाह तंत्र हो गया दोस्तों अपना। तीसरा अपवाह तंत्र हो गया आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र एक हो गया अरब सागर का अपवाह तंत्र, एक हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब यहां आप ध्यान रखें दोस्तों कि राजस्थान के अपवाह तंत्र का जो अलग अलग वेटेज है, जो अलग अलग हिस्सा है, यानी इन तीन अपवाह तंत्रों में टोटल अपवाह तंत्र का कितना हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों वो आंतरिक अपवाह तंत्र है। कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र। जैसे अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र को इस तरीके से बांट देंगे, जैसे ये अपवाह तंत्र है, इसको दोस्तों आप तीन भागों में बांट दीजिए इस प्रकार से। एक तो हो गया अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र है भाई 17%। एक हो गया आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, और इसका वेटेज हो गया दोस्तों 60%। 60%, 17% बच गया कितना दोस्तों? 23%। और 23% वेटेज हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का। तो यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को इन तीन भागों में तो बांटा हुआ है, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना हिस्सा या कितना प्रतिशत हिस्सा आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है? 60% हिस्सा। कितना बंगाल की खाड़ी में आता है? 23% हिस्सा। और कितना अरब सागर में आता है? 17% हिस्सा।
आ गई दोस्तों बात समझ में? ठीक है, यहां ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के प्रकार की है। यानी राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उनका जल आंतरिक भागों में ही विलुप्त हो जाता है, यानी ज्यादा प्रतिशत की मात्रा आंतरिक अपवाह तंत्र की मानी जाती है। और राजस्थान में सबसे कम नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखें राजस्थान में नदियों से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम प्रारंभिक जानकारी कर लेते हैं। बाद में दोस्तों अपन क्या है व्यवस्थित तरीके से नदियां पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो बीच में किस प्रकार से अपन किसी भी प्रकार से अपन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले ही बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, राजस्थान के ऐसे जिले बताइए जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे जिले बताएं जिनमें कोई नदी नहीं है। दोस्तों ऐसे राजस्थान में दो जिले हैं, एक का नाम है दोस्तों बीकानेर और दूसरे का नाम है चूरू जिला। बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, यानी बीकानेर और चूरू में। कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों? नदियों में दोस्तों ये जो नदियों का जल होता है दोस्तों ये सतही जल होता है। कौन सा जल होता है? सतही जल। जल मुख्य रूप से धरातल पे जो मीठा जल मौजूद है उसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक तो सतही जल में और एक भूमिगत जल में। सतही जल को धरातलीय जल भी कहते हैं, इसमें नदियों का जल आता है, इसके अलावा झीलों का जल आता है। तो राजस्थान का जो नदी जल है, राजस्थान का जो सतही जल है वो देश का कितना प्रतिशत है भाई? वह देश का है 1.1%। लगभग देश का कितना प्रतिशत है भाई? 1.1%। और यहां दोस्तों आपसे भूमिगत जल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का भूमिगत जल देश के कुल भूमिगत जल का कितना प्रतिशत है? लगभग 2% है भाई, 1.67% के आसपास है। आपको घबराना नहीं है, दोबारा बता देता हूं मैं, राजस्थान का सतही जल देश के कुल सतही जल का 1.16% है या 1.1% के आसपास है। ठीक है, लेकिन राजस्थान का भूमिगत जल, कुओं में जो जल है, नलकूपों में जो जल है, धरातल के नीचे जो जल है वह लगभग 2% है, या एग्जिट आंकड़े के रूप में यदि अपन बात करें तो 1.67% है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है? ओके। एक दोस्तों नदियों में अपन जल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जल के बारे में। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों तारीखें याद रखना दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों पूछ ही लिया जाता है। पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राजस्थान में जल दिवस तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आपसे पूछ ले पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का भी ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन राजस्थान में नदियां। अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तीनों पढ़ने हैं अपन को, तो आप चॉइस कर लीजिए कौन सा पढ़ाऊं। यदि सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ने का सही तरीका तो ये होता है अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़े सबसे पहले, या इसमें आने वाली सभी नदियां पढ़े, इसके बाद में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां पढ़े, और उसके बाद में दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां पढ़े। तो सबसे पहले देखते हो दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियां। अरब सागर के अपवाह तंत्र में दोस्तों लूणी नदी आती है, पश्चिमी बनास नदी आती है, साबरमती नदी आती है, माही नदी आती है, और भी दोस्तों इनकी अनेक सहायक नदियां आती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों माही नदी, या आप सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों लूणी नदी। यह प्रारंभिक नदी है दोस्तों, लूणी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नदियां मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा,
विस्तार से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मानचित्र बना के पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आप अपना ध्यान रखना दोस्तों, यहां बोर्ड पर अपना फोकस रखना दोस्तों, और प्रत्येक कंटेंट को बारीकी से समझने की कोशिश करना दोस्तों। और यदि आपको यह नॉलेज स्थायी करना है तो बार बार अपनी वीडियो क्लास को देखें और रिवीजन करते रहें। आइए दोस्तों, जैसे लूणी नदी देखते हैं, तो लूणी नदी से पहले सबसे पहले तो आप राजस्थान का मानचित्र देखिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये अपना राजस्थान है, सुरंगो राजस्थान दोस्तों, धरती धोरानी आदि नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। या इसे प्राचीन समय में राजपूताना कहा जाता था। 1947 से पहले इसकी स्थिति राजपूताना थी। फिर आगे चलकर 26 जनवरी 1950 में पहली बार संविधान में इसका नाम राजस्थान दर्ज किया गया और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। तो दोस्तों, राजस्थान में लूणी नदी के बारे में देखते हैं। कंटेंट यही अपनाने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपना लीजिए उद्गम स्थल, लूणी नदी कहां से निकलती है। लूणी नदी कहां से निकलती है, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है यहाँ अजमेर, जो त्रिभुज के आकार का है भाई। किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में दोस्तों यहाँ पर एक नाग के आकार की पहाड़ी है, सर्प के आकार की पहाड़ी है, जिसे दोस्तों नाग पहाड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ी कहा जाता है। इसी नाग पहाड़ी अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से जैसे मान लीजिए ये नदी निकल जाती है ऐसे, यहां से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी नागौर जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है भाई? नागौर जिले में। तो निकलती तो है अजमेर से, अजमेर से निकलने के बाद में नागौर, और नागौर में बहने के बाद में दोस्तों ये पाली जिले में बहती है, आगे की ओर जोधपुर जिले में बहती है, फिर आगे की ओर जाते हैं तो दोस्तों बाड़मेर जिले में बहती है, थोड़ी बहुत दोस्तों ये जालौर जिले में भी देखने को मिलती है, और अंत में दोस्तों ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, रण यानी दोस्तों ये एक दलदली क्षेत्र है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में है। आप सरक्रिक का नाम तो सुने ही होंगे दोस्तों। सरक्रिक भारत का पश्चिमी बिंदु है, और इस सरक्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। यानी सरक्रिक को पाकिस्तान भी अपना हिस्सा मानता है और भारत भी अपना हिस्सा मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच में विवाद है। इसी मैटर को लेकर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटा सा युद्ध भी हो गया था। तो जो सरक्रिक वाला एरिया है वहां दोस्तों कच्छ का रण स्थित है, यानी कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में है, जहां ये नदी जाके समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नदियों के मुहानों में, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों के मुहानों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, लूणी नदी का जो मुहाना है ना वो है, लूणी नदी का उद्गम है अजमेर का नाग पहाड़, अजमेर का नाग पहाड़। लूणी नदी समाप्त कहां होती है भाई? ये कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, यानी गुजरात वाले क्षेत्र में जाके समाप्त हो जाती है। यहां दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, कौन सी नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है? क्या लूणी नदी होती है, माही नदी होती है, साबरमती नदी होती है, कौन सी नदी होती है? तो दोस्तों केवल लूणी नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। जो साबरमती और माही नदियां है ना दोस्तों, वो तो खंबाती खाड़ी की तरफ चली जाती है। इसके आगे यदि अपन दक्षिणी भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात करें तो दोस्तों वो अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। तो इस कंटेंट का जरूर ध्यान रखना, लूणी नदी अपना जल कच्छ के रण में ले जाके डालती है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र का भी आप ध्यान रखें, प्रत्येक नदी के प्रवाह क्षेत्र का ध्यान रखें कि कौन सी नदी कितने जिलों में बहती है। तो दोस्तों लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से में भाई? अजमेर से निकलती है, नागौर में जाती है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, यानी 2-2 जिलों के युग्म बना के याद कर लो। अजमेर नागौर में बहेगी, जालौर पाली में बहेगी और बाड़मेर जालौर में बहेगी, यानी जोधपुर पाली में बहेगी और बाड़मेर जालौर में बहेगी। 2 और 2 4 और 2 6 जिले हो गए। तो लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है भाई? 6 जिलों में बहती है। लूणी नदी का उद्गम क्या है? नाग पहाड़। लूणी नदी समाप्त कहां होती है? कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी का उद्गम भी हो गया, संगम भी हो गया। लूणी नदी की लंबाई कितनी है? लूणी नदी की लंबाई है दोस्तों 495 किलोमीटर। लूणी नदी की लंबाई कितनी है भाई? लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है भाई, 495 किलोमीटर। कंफ्यूज मत हो जाना, पुरानी किताबों में 350 किलोमीटर मिलेगा आपको। यह आंकड़ा सही है या गलत है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में नदियों की दोबारा लंबाई की जांच की गई है या
नए सूत्रों के हिसाब से या नए तकनीकी के माध्यम से नदियों की लंबाई नापी गई है। तो दोस्तों उनमें क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। पहले 350 किलोमीटर माना जाता था लूनी नदी की लंबाई, पुराना आंकड़ा है ये। पहले लूनी नदी की लंबाई कितनी थी, 350 किलोमीटर। वर्तमान समय में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लूनी नदी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। तो वर्तमान समय में दोस्तों यदि कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी की लंबाई बताओ, तो आपको 495 किलोमीटर बतानी है। यहां यह आंकड़ा सही मत कर देना, वरना दोस्तों एग्जामिनर के हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, लूनी नदी पर कोई शहर स्थित है क्या। लूनी नदी पर दोस्तों मुख्य रूप से बाड़ोत्रा शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है भाई, बाड़ोत्रा शहर, जो बाड़मेर में है। बाड़ोत्रा शहर जो कहां पर है, बाड़मेर में है। इसके अलावा लूनी नदी पर कोई बांध है क्या। दोस्तों मुख्य यदि लूनी नदी की अपन बात करें तो दोस्तों लूनी नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है। इस बांध का नाम है भाई जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, और जसवंत सागर बांध राजस्थान के जोधपुर जिले में है भाई। कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में। पूछ लिया जाएगा जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर है, लूनी नदी पर है। राजस्थान के कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में है। एक और कंटेंट का ध्यान रखना, जसवंत सागर बांध को पीचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। जसवंत सागर बांध कह दो चाहे पीचियाक बांध कह दो, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता दूं मैं, लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर या पीचियाक बांध स्थित है। अगला कंटेंट देखें, बांध भी हो गया, शहर भी हो गया। सहायक नदियों की यदि अपन बात करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदियों में दोस्तों आप इतना ध्यान रखना, बस इस आंकड़े का ध्यान रखना। ये जो छोटा सा शब्द है ना दोस्तों, ये बड़ी अड़ी की मात्रा है, यानी अड़ी तो लूनी में पड़ी, अड़ी तो लूनी में पड़ी। कोई भी नदी का नाम के पीछे यदि अड़ी अक्षर जुड़े हो ना, अड़ी वर्ण, या मान लीजिए दोस्तों बा नदी लूनी की सहायक नदी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी आदि सहायक नदियां किसकी है दोस्तों, लूनी की सहायक नदियां हैं। जैसे यहां देखें दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बांडी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, सागी और जोजड़ी, ये दोस्तों लूनी की सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदियों के नाम बताइए। लूनी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी। ये चार तो अड़ी वाली हो गई। इसके अलावा बांडी, बांडी, बांडी के अलावा खारी, खारी के अलावा सागी, और एक इंपॉर्टेंट नदी तो भूल गए दोस्तों, जवाई नदी। कौन सी नदी भाई, जवाई नदी। ठीक है, ये लूनी की सहायक नदियां हैं। अब अपन दोस्तों इन सहायक नदियों के बारे में कंटेंट जुटाते हैं कि सहायक नदियों के बारे में अपने से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बता दूं मैं आपको दोस्तों, जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी दोस्तों नागौर से निकलती है और जोधपुर में आके लूनी नदी में मिल जाती है। ये जो जोजड़ी नदी है ये निकलती कहां से है, नागौर में। नागौर का जो पांडलू गांव है, यहां देखे जोजड़ी। जोजड़ी लूनी की एक अपवाद स्वरूप बहने वाली सहायक नदी है। जोजड़ी लूनी की एक अपवाद स्वरूप बहने वाली सहायक नदी है। दोस्तों अपवाद स्वरूप बहने के दो कारण हैं। लूनी की जो अधिकांश सहायक नदियां दोस्तों वो बाईं आड़ से आके मिलती है इसके अंदर। लूनी की यानी जो ये अधिकांश सहायक नदियां है ना, ये इसमें दोस्तों बाईं ओर से आकर मिलती है। लेकिन जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो दाईं ओर से आके इसमें मिलती है। तो अपवाद स्वरूप नदी हो गई ना दोस्तों। अपवाद क्या होता है, जो व्यवस्थित प्रक्रिया के प्रतिकूल काम करे उसको अपन अपवाद कह देते हैं। तो जोजड़ी बाईं ओर से आके नहीं मिलती, दाईं ओर से आकर मिलती है, इसलिए इसे अपवाद स्वरूप नदी कहते हैं। दूसरा कारण यानी दाएं ओर से आके मिलने वाली सहायक नदी है कौन सी भाई, जोजड़ी नदी। अपवाद का दूसरा कारण क्या है, लूनी की ये जो बाईं ओर की जितनी भी सहायक नदियां है ना, ये दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहीं ना कहीं अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, जो मुख्य रूप से पाली जिले से, जालोर जिले से और सिरोही जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है। लेकिन जोजड़ी नदी है ना दोस्तों, ये जोजड़ी नदी नागौर जिले के पांडलू गांव से निकलती है भाई। कौन से गांव से निकलती है, पांडलू गांव से निकलती है। ये दोस्तों अरावली का हिस्सा नहीं है, यानी एकमात्र जोजड़ी नदी है लूनी की ऐसी सहायक एकमात्र जोजड़ी नदी है
जो पांडलु गांव नागौर से निकलती है, यानी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, इसलिए भी इसे दोस्तों अपवाद नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों बांडी नदी। बांडी नदी पाली जिले से निकलती है और लूनी में आके मिल जाती है। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, सागी। दोस्तों यदि ये नदियां ना जवाई नदी हो गई, ये सारी नदियां अपना जल दोस्तों बाड़मेर में लाके लूनी नदी में डाल देती हैं। कौन से स्थान पे भाई? बाड़मेर में। और बाड़मेर का वह स्थान जहां ये नदियां इसमें आके मिलती है, वही स्थान है दोस्तों बाड़ोतरा। कौन सा स्थान है भाई? बाड़ोतरा। जब भी दोस्तों लूनी नदी उफान पे होती है, लूनी नदी में दोस्तों ज्यादा जल की मात्रा बढ़ जाती है बाढ़ के दौरान, तो दोस्तों इस बाड़ोतरा वाले क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन जाती है। और जल भराव की स्थिति बढ़ने के कारण दोस्तों यहां बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? बाढ़ आ जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, जब लूनी नदी उफान पर होती है तो बाढ़ कौन से स्थान पे आती है? राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाड़ोतरा स्थान पर आती है भाई। बाढ़ कहां आती है? बाड़ोतरा स्थान पर आती है। तो बाड़ोतरा स्थान दोस्तों एक तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, बाड़ोतरा का ध्यान रखना, लूनी नदी जब उफान पर होती है तो बाढ़ बाड़ोतरा स्थान पर ही आती है। क्योंकि दोस्तों यही बाढ़ क्यों आएगी? क्योंकि लूनी नदियां अपना जल लाकर दोस्तों यहीं पर, लूनी नदी की जो सहायक नदियां ना अपना जल लाकर दोस्तों इस बाड़मेर के बाड़ोतरा स्थान पर ही लूनी नदी में डालती है। तो यहां दोस्तों अचानक से जल की आवक बढ़ जाती है, और जल की आवक बढ़ जाने के कारण ही दोस्तों यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्य दोस्तों इन नदियों के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे बांडी नदी है, बांडी नदी पर दोस्तों पाली जिले में हेमावास बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हेमावास बांध, प्रसिद्ध हेमावास बांध राजस्थान के कौन सी जिले में है? पाली जिले में है। कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर है। ठीक है। एक दोस्तों सूकड़ी नदी का ध्यान रखना, सूकड़ी नदी पर राजस्थान के जालोर जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में जाए भाई? जालोर जिले में बाकड़ी बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों ये, कई सारी एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। बाकड़ी बांध कहां स्थित है? जालोर में। बाकड़ी बांध कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। हेमावास बांध कहां पर है? पाली में। कौन सी नदी पर है हेमावास बांध? बांडी नदी पर। जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर। कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों जवाई बांध। कौन सा है भाई? जवाई बांध। जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में है। और पाली जिले में कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है भाई लोगों। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर यह जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में। और ये जो जवाई बांध है ना दोस्तों, इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों जवाई बांध को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जवाई बांध से पाली में, सिरोही में और जोधपुर में जलापूर्ति होती है। पाली, सिरोही और जोधपुर में जलापूर्ति कौन से बांध से होती है भाई? जवाई बांध से होती है। इसलिए इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। वर्तमान में दोस्तों इस जवाई बांध में पेयजल की आवक या जलापूर्ति की मात्रा अधिक किससे बढ़ाई जा रही है? वह बढ़ाई जा रही है दोस्तों सेई जल सुरंग परियोजना से। सेई जल सुरंग परियोजना दोस्तों, यानी कि पहाड़ के अंदर सुरंग बनाकर उदयपुर जिले से जल लाया गया है इस बांध में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, जवाई बांध में। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा कंटेंट है कि जवाई बांध में वर्तमान में पानी की आवक कहां से बढ़ाई जा रही है? तो दोस्तों सेई जल सुरंग परियोजना से बढ़ाई गई है। और इस सेई जल सुरंग परियोजना में कहां से जल आता है दोस्तों? उदयपुर क्षेत्र से जल आता है। इसके बारे में एक और मुख्य बात ध्यान रखना, सेई जल सुरंग परियोजना राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी है भाइयों? सेई जल सुरंग परियोजना है। आप इस महत्वपूर्ण कंटेंट का भी ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों लूनी नदी के बारे में? हाँ, लूनी नदी के बारे में दोस्तों आपसे उपनाम पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? उपनाम। लूनी नदी के उपनामों में दोस्तों पहला नाम, पहली बात तो यह है दोस्तों, इसे सागरमती नदी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, लूनी नदी को सागरमती नदी कहा जाता है। तो कहां कहा जाता है दोस्तों? उद्गम स्थल पे कहा जाता है।
यानी जहां दोस्तों नाग पहाड़ के आसपास ये लूणी नदी निकलती है ना, उस स्थान पर दोस्तों इसे लूणी की बजाय उद्गम स्थल पर सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका उपनाम है दोस्तों अंतः सलीला। दूसरा इसका क्या नाम है दोस्तों? अंतः सलीला। यानी लूणी नदी को कालिदास जी ने अंतः सलीला कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा। अंतः सलीला कौन सी नदी का नाम है? लूणी नदी का नाम है। लूणी नदी को अंतः सलीला नाम किसने दिया है? कालिदास जी ने नाम दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आदि खारी, इसे आदि खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। पूछ लेगा दोस्तों, आदि खारी और आदि मीठी नदी किसे कहा जाता है? लूणी नदी को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाड़ोतरा स्थान है ना दोस्तों, बाड़ोतरा स्थान, यहां आने के बाद में लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। यानी उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर के बाड़ोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके आगे दोस्तों इस नदी का जल खारा होता है। तो इसलिए आधे भाग में तो मीठी नदी है और आधे भाग में खारी नदी है, इसलिए लूणी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, या मीठी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे जाके ये नदी खारी क्यों हो जाती है? इसके जल में दोस्तों लवणीय तत्व घुल जाते हैं। यानी आगे की जो मृदा है उसमें लवणीय तत्व की अधिकता है और दोस्तों वो जल के संपर्क में आकर उसी में घुल जाते हैं, इसलिए दोस्तों नदी के जल को भी खारा बना देते हैं। इसीलिए ये नदी दोस्तों आगे जाके खारी हो जाती है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है राजस्थान के जालोर जिले में, जालोर जिले में दोस्तों लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल नाडा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल नाडा क्या है? लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को या बहाव क्षेत्र को जालोर जिले में रेल नाडा कहा जाता है और जालोर और बाड़मेर में दोस्तों इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ये कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है।